Okay, so very good afternoon to all my dear students. I hope you all are fit and fine. चलिए तो आज हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इसलिए क्लास 11th में चैप्टर का नाम स्ट्रेट लाइन दे दिया गया है, तो काफ़ी हद तक सेम है। स्ट्रेट लाइन में बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है चैप्टर को, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन और स्ट्रेट लाइन का आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो क्या है, इसे नेक्स्ट पार्ट पर बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं। रिकेप में हम बात करेंगे कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। अब तक हम लोगों ने देखिए एक लाइन क्या होती है ये पढ़ा था, ठीक है, व्हाट इज अ लाइन। देन आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बाई एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, और कैसे पता कर सकते हैं हम कि कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई कर रहा है, एंड मैनी थिंग्स। अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप लोग प्रीवियस जो इसकी क्लास है सेक्शन इक्वेशन ऑफ अ लाइन का जो प्रीवियस पार्ट है आप उसको पहले देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए फिर आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में रेखा का झुकाव, ठीक है। यानी बात हम कर रहे हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। भाई हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी, लाइन है तो लाइन है। अब जब लाइन है तो वो कहीं ना कहीं से तो जाएगी ना, ठीक है। हमारी ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब लाइन है तो वो कहीं से जाएगी। तो मान लीजिए हमारी लाइन, अगर कोई एक लाइन है और जो इस टाइप से जा रही है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ऐसे ही जाए, हम बता रहे कैसे भी जाएगी, कौन सी भी जाएगी। तो अगर कोई भी हमारी एक ये लाइन है, ये इस टाइप से जा रही है, ठीक है, ये लाइन है हमारी एल लाइन हो गई। ये अगर इस टाइप से जा रही है तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है। इस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा। ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है, ठीक है। जैसे कि इसका क्लियर है झुकाव, इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं हम, झुकाव, ठीक है, या झुकाव कोण भी बोल सकते हैं। झुकाव बोल लीजिए या झुकाव कोण, ठीक है। अब देखिए बात हो रही है झुकाव की। आप लोग जनरली पार्क में जाते होंगे, तो पार्क में आप लोग जो स्लाइडर देखते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यानी ये अर्थ हो गई, और आपका स्लाइडर इस टाइप से रखा होता है। तो ये स्लाइडर है वो अर्थ के साथ कोई किसी इसका कोई किसी एंगल पर ये झुका हुआ होता है, ठीक है। ये किसी एंगल पर झुका हुआ होता है। तो ये जिस एंगल पर झुका हुआ होता है उसी एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है, या इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन बोलते हैं, ठीक है। अभी बेसिक एग्जांपल आपको बताया जा रहे हैं। आप लोग अपने घर पे स्टेयर्स जब उठवाते होंगे तो स्टेयर्स आपके अर्थ के सरफेस से ही उठती हैं, जाहिर सी बात है, हवा में तो नहीं टलती है ना। तो वो जो स्टेयर्स उठाते हैं वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे उठाते होंगे, ठीक है। अब अगर स्टेयर्स इतने 60 डिग्री एंगल पर उठा दें, सो इट्स रियली टू हार्ड टू क्लाइंब द स्टेयर्स, रियली। तब आप क्या करेंगे, वो इस कंडीशन में अब आप सोचेंगे क्या सर वो जो ये मैसन होता है क्या इसको आता है, ये एंगल वगैरह जानता है? ऑफकोर्स नहीं जानता, बट उसका एक्सपीरियंस है ना कि उसको अबाउट 45 डिग्री एंगल पे इसको इंक्लाइन करना है, ठीक है। इसी टाइप से जो आपके ब्रिजेस बनते हैं, जो फ्लाई ओवर बनते हैं, उनके भी जो इनिशियल पॉइंट होता है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पर क्या होता है, इंक्लाइन होता है। तो इंक्लिनेशन से क्या मतलब है, जब कोई सरफेस किसी दूसरे सरफेस पर जो कि हॉरिजॉन्टल है किसी एंगल पर झुका होता है तो उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल बेसिक लाइफ के, डेली लाइफ से रिलेटेड ये एग्जाम्पल होगा। वो मैथ्स में इसी चीज को लेके आते हैं। देखिए ये हमारा एक लाइन हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, लाइक अर्थ सरफेस, ठीक है। अब ये जो लाइन है, भाई लाइन है तो कहीं से तो जाएगी, कहीं से तो जाएगी। ये ऐसे भी जा सकती है, 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 ये बाई एक्सिस के पैरेलल भी जा सकती है, बाई एक्सिस पर भी जा सकती है, ये ऐसे भी जा सकती है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर भी जा सकती है। लाइन है तो कहीं से तो जाएगी, तो ये जब भी जाएगी तो ये एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगी, ठीक है। तो ये जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। अभी लिखवाएंगे, पेशेंस रखिए, बस पेशेंस रखिए, ठीक है। अब बात ये हो रही है सर जी एक्स एक्सिस से क्यों देख रहे हैं,
बाई एक्सिस से भी तो देख सकते हैं एंगल को, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो बाई एक्सिस से भी तो देख सकते हैं। बेटा बाई एक्सिस जनरली हम ना वर्टिकल सरफेस लेते हैं, वर्टिकल लाइन लेते हैं बाई एक्सिस, ठीक है, और एंगल जो बनता है वो हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस से बनता है, ठीक है। तो इसलिए एक्स एक्सिस को या इस लाइन को, एक्स एक्सिस वाली लाइन को या बाई इक्वल टू 0 को कंसीडर किया गया है, ठीक है। और एक बात, जब भी आप एंगल ड्रॉ करते होंगे भाई, आप एंगल ड्रॉ करते हैं नहीं करते, आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइन तो खींचते हैं, वर्टिकल लाइन तो नहीं खींचते होंगे ना एंगल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, तब आप क्या करते हैं, इस एंड से मान लो आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप इस एंड से 60 डिग्री का एंगल मेजर करते हैं, और मेजर करते हैं प्रोटेक्टर से, और आप लोग रूरल और कंपास से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपने क्या करा, 60 डिग्री का एंगल बनाया, फिर आप इसी टाइप से आगे बढ़े, 90 का बन गया, इधर बढ़े, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। तो इन शॉर्ट हम जो इसका रोटेशन कर रहे हैं, जो हमारा रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। जनरली जो हम लोग एंगल मेजरमेंट में रोटेशन करते हैं वो कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। नीचे से तो नहीं चलते ना भाई, नीचे से नहीं चलते, कोई नीचे थोड़ी ना बनाएगा 30 डिग्री का एंगल है, ऊपर ही तो बनाओगे। अगर आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री का एंगल बोला जाएगा तो ऊपर ही बनाओगे ना, नीचे जाओगे तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाओगे। लेकिन नीचे की हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो एंगल जब मेजर करते हैं या किसी भी सरफेस का जो झुकाव होता है तो वो फिर हम किस में मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो इसी इन दो टॉपिक को ध्यान में रखना, इसी से इसकी डेफिनेशन अभी आएगी निकल के। पहली बात, जो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, द फर्स्ट थिंग इज दिस। और सेकंड थिंग कि वो एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, ठीक है। सो यहीं से हमारी डेफिनेशन निकल के आती है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की। तो क्या है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वह एंगल है जो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाती है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वह एंगल है जो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाती है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहे हैं तो सारे एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन बोल दीजिए या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल दीजिए, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, थीटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, थीटा से। तो ये होता क्या है, ये देखिए, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल दैट अ लाइन मेक्स with x axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise डायरेक्शन, ठीक है। सो ये इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, ये वह एंगल होता है जब कोई भी एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाती है। सो इट इज द एंगल दैट अ लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा। अभी आपको बता भी दिया था, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, यानी थीटा से हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिप्रेजेंट होता है। तो आई थिंक आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत ही सिंपल और इजी टर्म में या इजी एग्जांपल के साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है आपको, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसे इजीली कंसीडर कर सके और समझ सके। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है क्या, कोई भी एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, ठीक है। तो इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आपका कुछ भी हो सकता है। मान लो आपकी एक लाइन है L एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड द एंगल दैट अ लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, is 30 degree. So the angle of inclination of this line is 30 degree. It's simple. ठीक है, the angle of inclination is this. The angle of inclination of this line is 30 degree. I'm explaining you. Sorry, by taking these two pen. This is the x-axis or horizontal surface, and this is the line. Okay, just look how the line moves.
So suppose that when line coincides, okay, or when this line overlaps with the x-axis, then the angle of inclination is 0 degree, absolutely 0 degree, because there is no angle between them. Okay, so slightly if a line moves, or if a line slightly moves from the x-axis, then it forms an angle, or it forms continuously angles with x-axis, you can see, and the angle is slightly changed as passes the time, you can see. Okay, now if the line is like this, so you can say the angle of inclination is 90 degree. Okay, the angle of inclination is 90 degree, and here like this 120, 150. Now the angle of inclination is 180 degree. So similarly many angles you can form. So the angle of inclination is simple, that a line makes with x axis in anti-clockwise direction. I think clear हो गया होगा. अब हम लोग देखते हैं कि भाई, ठीक है, ये किस किस टाइप से एंगल्स बनाती है एक लाइन. ठीक है, चलिए देखते हैं. एंगल तो बता दिए आपको किस किस टाइप से बनाते हैं. हम लोग इसके नेक्स्ट टर्म पे बात करने जा रहे हैं. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, क्या है देखिए, दैट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन. ठीक है, अब देखिए स्लोप क्या है. स्लोप, most of the student consider that if a teacher asks to them that what is the difference, that what is the difference between in angle of inclination or slope, then most of the students explore their answer in same term. They think that these both terms are same at some extent, but it's not good, it's not correct. These both are different. inclination अलग है, slope अलग है. हाँ, ये कह सकते हैं कि स्लोप इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है, चलिए देखते हैं. होता क्या है, पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि स्लोप क्या होता है. पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि स्लोप क्या होता है. बेटा स्लोप को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ढाल. देखिए कई बार हिंदी जो है वो आपकी डेली लाइफ से रिलेट करती है. ठीक है, तो इसलिए आपको ये हिंदी में कई बार बताया जाता है. ठीक है, तो देखिए ढाल. अब ढाल हम लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज का वही ढाल होता है, कोई स्लोप होता है. ठीक है, जैसे ये देखिए ना, आपको ये एक लाइन है, ये क्या है, आपकी एक लाइन है. ठीक है, अब ये लाइन किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, किसी एंगल पर इंक्लाइंड है. यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो गया. ये एंगल इस एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया. अब बात हो रही स्लोप की, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो हम अर्थ के सरफेस से मेजर करेंगे. ठीक है, मतलब जो भी आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा उससे मेजर करेंगे. स्लोप क्या होगा, हमने इस ये जो लाइन है, इस लाइन को आप थोड़ी देर के लिए प्लेन कंसीडर कर लीजिए. ठीक है, और इस पर हमने क्या करा है बेटा, कोई एक बॉक्स रख दिया है. ठीक है, अब इसका ढाल देखिए भाई, ढाल आपका ऊपर से आता है, और ये जो इंक्लिनेशन होता है ये आपका कहाँ से आता है, ये नीचे से आता है. ढाल आपका कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा. लेकिन ये ढाल डिपेंड किस पे करेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर. अभी आप देख रहे हैं 30 डिग्री है, तो इसका स्लोप कम है, यानी ये बॉक्स स्टेबल कर सकता है. अगर हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा दें, हमारी लाइन यहाँ आ गई, हमारी लाइन यहाँ आ गई. ठीक है, एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया, तो आप क्या समझते हैं, आपका बॉक्स स्टेबल करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा. ठीक है, बॉक्स अब क्या करेगा, नीचे आना, ड्रैग करना स्टार्ट कर देगा, ड्रैग टुवर्ड्स द डाउन साइड और टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल सरफेस. अभी यहाँ पे ड्रैग करना, ये स्लाइटली, ठीक है, क्या करने का, फिजिक्स का भी टर्म है ये स्लाइटली नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाते तो ये फटाक से नीचे आ जाएगा. तो आप देख रहे हैं इस लाइन जो ढाल है, ढाल हम अपर सरफेस से मेजर करते हैं, ये अपर सरफेस डिनोट करता है ढाल को. ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका ढाल यानी जो स्लोप है वो इंक्रीज होता जा रहा है एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ जो स्लोप है किसी भी लाइन का, वो किस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है. इसलिए स्लोप को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. तो आई थिंक स्लोप तो क्लियर हो गया कि क्या होता है. अब हम देखते हैं कि किस टाइप से स्लोप को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए जनरली आपको ये बता दिया जाता है कि किसी भी लाइन का स्लोप m = tan थीटा होता है. किसी भी लाइन का स्लोप m = tan थीटा होता है.
बट कभी क्या आपने ये सोचा या कभी आपने क्या ये पूछने की कोशिश करी है कि सर ये स्लोप m इक्वल टू tan थीटा ही क्यों होता है? Except the tan theta, there are rest 5 trigonometric ratios. So why can't we use any one of them? Why can't we written the slope of m equals to sin theta? Why can't we write the slope of m equals to cot theta? Why can't we write the slope of m equals to sec theta or anything? Why we always write the slope of m equals to tan theta? Is there any particular reason? Have you ever tried to know the answer behind this statement? Today you will know all the things. ओके, वाई वी राइट द स्लोप इन टर्म्स ऑफ दिस. तो इसमें हम बाद में बात करेंगे कि m इक्वल टू tan थीटा क्यों आया, वो ही देखिए. अब हम करने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला लेके आते हैं. देखिए जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. ठीक है, ये हमारी क्या है बेटा, एक लाइन है एल. ये क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बना रही है थीटा. ठीक है, अब स्लोप हमारा कहाँ होगा, ऊपर होगा. क्लियर. अब आप ये एक बात बताइए, भैया एंगल बन रहा है. ठीक है, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन टू द एक्स एक्सिस, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जस्ट से एम एंड दिस इज द पॉइंट पी. तो पी एम हो गया, ये हमारा ओरिजिन है ओ. अब एक बात बताइए, नाउ यू कैन सी वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, नाउ यू ऑल कैन सी वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, अब ये बताइए जो ओपी लाइन है भाई, इसी पर तो इसी का स्लोप निकालना है ना हमें. ओपी जो लाइन है वो किन टू साइड पर डिपेंड करती है, यानी जो एंगल का ये फॉर्मेशन है, जो स्लोप है हमारा, वो किन टू साइड पर डिपेंड करता है. देखिए अगर आप भाई लाइन तो एग्जिस्ट करेगी करेगी, अगर लाइन ही हट जाएगा तो किसका स्लोप निकालोगे. ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं, ध्यान तो सुनिएगा. ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है. राइट एंगल ट्रायंगल बनना है ना, तो राइट किसी भी ट्रायंगल में थ्री साइड होती है. यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये बेस है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है. अब यहाँ पर बताइए, ये तो आपकी लाइन हटा नहीं सकते, वो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि यही एंगल बना रही है ना. जो स्लोप है वो किस पर डिपेंड करता है, जो स्लोप है आपका वो किस पर डिपेंड करता है, वो आपके एक तो इस परपेंडिकुलर पर डिपेंड करता है. जो लाइन का स्लोप है वो किस पर डिपेंड करता है, वो एक तो आपके इस परपेंडिकुलर पर डिपेंड करता है. परपेंडिकुलर मतलब आप इस हाइट को कम करते जाइए, ये परपेंडिकुलर यानी जो हाइट दिख रही है ना, आप इसको इतना कर दीजिए. ठीक है, हाइट को अगर आप रिड्यूस करेंगे, हाइट को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एंगल कम करना पड़ेगा. या आप जैसे ही हाइट रिड्यूस करते हैं, जैसे ही आप हाइट रिड्यूस करते हैं, ये देखिए ना, ये देखिए, ये 2 पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट अभी आपको दिख रही है. हमने हाइट को रिड्यूस किया, हाइट को रिड्यूस किया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डाउन हो गया. हाइट को रिड्यूस किया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डाउन हो गया. ठीक है, हाइट को इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, इन दोनों लाइन के बीच का बढ़ जाएगा. ठीक है, तो एक तो जो आपके इस लाइन है, वो लाइन आपको डिपेंड कर रही है तो परपेंडिकुलर पे. ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस पर डिपेंड कर रहा है. और दूसरा बेस पर, अगर इस बेस लाइन को हम हटा दें, अगर हम इस बेस लाइन को हटा दें तो क्या ये एंगल फॉर्म होगा, होगा ही नहीं, हवा में थोड़ी ना बनाओगे. तो यानी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो टू थिंग से बनना है, एक तो परपेंडिकुलर से और बेस से, ये इस पे डिपेंड करता है. अब परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, सबने पढ़ रखा है. ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, p अपॉन b होता है. यानी परपेंडिकुलर बेस किस में आते हैं, tan थीटा में आते हैं. तो इसलिए हम लोग इस इंक्लिनेशन के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, tan लेते हैं. दैट्स व्हाई वी टेक tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद दिस एंगल. इसलिए हम जो है, जो आपका स्लोप आ रहा है वो किस पर, परपेंडिकुलर और बेस पर डिपेंड कर रहा है. भाई एंगल पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, और ये एंगल किस पर डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर बेस पे कर रहा है. तो इस परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, tan में आता है, और एंगल थीटा हो गया. तो इसलिए हम स्लोप को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल्स टू tan थीटा. ठीक है, तो सर चलिए देखिए, द स्लोप of a line
इज रिप्रेजेंटेड बाय टेन थीटा। ठीक है, जो आपका लाइन का स्लोप होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड बी यूज एम फॉर इट, इसके लिए हम एक लेटर एम यूज कर लेते हैं। ठीक है, एम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकलना है स्लोप का, एम लेटर यूज कर लेते हैं। तो इसलिए हमारा जो स्लोप ऑफ अ लाइन हो गया दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन किससे लिखेंगे, एम से, और ये इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो इसलिए बेटा किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है उसे एम से लिखते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के लिए इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। दैट्स व्हाई वी से द स्लोप ऑफ अ लाइन इज टेन थीटा। पता चल गया होगा टेन थीटा ही क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और इसे किससे लिखते हैं हम लोग, एम से लिखते हैं। ठीक है, अब भाई आपको किसी पर्टिकुलर लाइन के बारे में बता दिया गया कि किसी पर्टिकुलर लाइन का स्लोप हमारा टेन थीटा होता है और इसे एम से लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लाइन का स्लोप किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक, स्लोप। अच्छा, ये स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, या खाली लाइन बोल दें, लाइन का मतलब भी स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन या ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी भी लाइन का या स्ट्रेट लाइन का बोथ सेम स्लोप या ग्रेडियंट क्या होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। तो पहले हम देखते हैं कि पहला हमारा केस क्या है। भाई ये देखिए, ये तो पता चलेगा यार कि स्लोप एम से लिखते हैं, और ये होता क्या है, एम इक्वल टू टेन थीटा, यानी स्लोप सिंपली डिपेंडेड ऑन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, सो सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज बाई एक्सिस। ठीक है, अब एक लाइन है आपके पास, और थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाया जाएगा वो ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये आपके एक लाइन है एल जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और इट इज आस्किंग टू यू देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, सो सिंपली यू विल से, ठीक है, फर्स्ट केस हो गया हमारा व्हेन अ लाइन मेक्स, when a line makes an angle theta, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, with x axis, then स्लोप क्या हो गया हमारा, m इक्वल टू टेन थीटा। अभी बताया गया था। अब भाई 30 डिग्री का बना रहा है तो वैल्यू पुट कर दो, थीटा की जगह हमारा कितना हो गया 30 डिग्री, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, मैग्नीट्यूड दिया इन्होंने, ये न्यूमेरिक वैल्यू दी है, सो इसलिए इसको एम से रिप्रेजेंट करते, पहले बताया था। तो एम की वैल्यू यानी स्लोप हमारा क्या आ गया 1/√3। ठीक है, यह आ गया हमारा स्लोप। अब अगर ये कंडीशन चेंज कर दे कि ये लाइन जो है आपका 60 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह 60 डिग्री रख दो, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो आपका स्लोप कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट केसेस। सेकंड केस है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो सेकंड केस कह रहे हैं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अभी बात बताओ, एक्स एक्सिस का ही स्लोप पूछ रहे हैं, यानी जो लाइन, ये जो लाइन जिसका आप स्लोप निकाल रहे थे वो किस पे लाई कर रही है, वो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रही है। जब वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर गई तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया
जीरो हो गया, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया, जीरो। जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा जीरो हो गया तो स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू tan जीरो, और tan जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो इन दैट केस यानी स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा, m इक्वल टू जीरो। ठीक है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज जीरो, डायरेक्ट लिख लीजिए, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज जीरो। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है, क्यों होता है ये भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई थर्ड है स्लोप ऑफ बाई एक्सिस, स्लोप ऑफ बाई एक्सिस इज, बाई एक्सिस का स्लोप पूछ रहे हैं अब बाई एक्सिस हमारा देखिए, बाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये कितना हो गया, m इक्वल टू tan 90, और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। यानी भैया कोई ढाल होगा ही नहीं, कोई स्लोप होगा ही नहीं। आप इस लाइन को कितना भी बढ़ा दो, क्या ये कोई ढाल बनाएगी, कोई ढाल, ये तो मुझे सीधी जाएगी ना, चाहे कितना भी एक्सटेंड कर दो आप, इनफाइनाइट ले जाइए। तो इस कंडीशन में स्लोप कुछ नहीं होगा, स्लोप इन्फिनिटी होगा, ढाल होगा ही नहीं। सो स्लोप ऑफ बाई एक्सिस इज इन्फिनिटी। या आपसे ऐसे ही पूछे कि स्लोप ऑफ अ लाइन दैट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, तो भी क्या होगा, फॉर्मूला याद रखो, एंगल थीटा 90 डिग्री देगा, tan थीटा यानी tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो भी आपका स्लोप क्या हो गया भाई, इन्फिनिटी हो गया। यानी स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज इन्फिनिटी। आपको ये तीन केस बहुत ही सिंपल तरीके से याद होने चाहिए, पता होने चाहिए और समझा दिए गए हैं। ठीक है, अब इन पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। चलिए फिर देखते हैं, जो अभी तक आपको समझाया है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड इन द गिवन स्क्वायर। ये जो आपको स्क्वायर गिवन है, यानी एक बात तो क्लियर होगी कि हमको जो ये शेप गिवन है ABCD दैट इज द स्क्वायर। ठीक है, इसमें डायगोनल भी बना लीजिए। ठीक हो गए, इसके डायगोनल हो गए। तो इस स्क्वायर में जितनी भी साइड गिवन है, ठीक है, देयर आर 6 साइड्स, इन सबका हमको क्या निकालना है भाई, हमको स्लोप निकालना है। इन 6 साइड्स का हमको स्लोप निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब आपको समझ आ रहा होगा कि सर ना तो यहाँ पर एंगल गिवन है ना कुछ, बताइए स्लोप कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए तो हमें एंगल चाहिए होता है। चलिए देखते हैं, पहली चीज हमें निकालना क्या है भाई, हमें ईच साइड का स्लोप चाहिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक बात इन्होंने बोल दिया है कि जो शेप है वो क्या है, स्क्वायर है। ये जो शेप है वो क्या है, स्क्वायर। अब सिंस द ABCD इज द स्क्वायर, सो इसकी ईच साइड कितनी होगी, मतलब देन इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, हेंस इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। सो AB इक्वल्स टू CB, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू D, चारों साइड इक्वल हो गई। एंड वन मोर थिंग, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर आल्सो इक्वल, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमें साइड से तो कोई मतलब है नहीं ना। ठीक है, हम साइड से क्या फायदा, इक्वल हो ना। एक चीज तो आप जानते हैं कि साइड्स पैरेलल भी होती हैं भाई, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। स्क्वायर की अपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब और ये जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन हमें इक्वल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब बात ये हो रही है, हमें तो स्लोप निकालना है हर साइड का। स्लोप निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए। किससे, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखिए सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ AB। ठीक है, पहली है स्लोप ऑफ AB, AB का स्लोप चाहिए हमें। ठीक है, आप लोग इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, MAB, इट मींस स्लोप ऑफ AB। M स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, AB का निकालना है, इसलिए MAB, स्लोप ऑफ AB। अब भाई होता क्या है, tan थीटा, यानी AB एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है। देखो ना, अभी बताया था AB एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। जब ये कोइंसाइड कर रही है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया, 0 डिग्री। इसलिए AB का स्लोप कितना हो गया, रख दो वैल्यू, tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। हैंस द स्लोप ऑफ AB इज 0। AB का स्लोप मिल गया हमें, कितना है, 0। ठीक है, चलिए अब एक चीज और देखिए, आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो एक्स एक्सिस होता है बेटा, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगी तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 होता है, इसलिए स्लोप हमारा 0 होता है। अब इसके पैरेलल जितनी लाइन होंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी लाइन होंगी, चाहे ऊपर या नीचे, इन सबका स्लोप भी कितना होगा, 0 ही होगा। क्योंकि इन सबका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ कुछ है ही नहीं, 0 है ना। क्या ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस है, ये सब पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है। अगर एंगल बनाएंगी तो पैरेलल नहीं होंगी, और अगर पैरेलल है तो एंगल नहीं बनाएंगी। यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन
सारी पैरेलल लाइन का जो कि एक्स एक्सिस के साथ है जीरो होगा। इसलिए जो भी लाइन, जितनी भी लाइन, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उन सबका स्लोप कितना होगा? जीरो होगा। इसी टाइप से जितनी भी लाइन एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है उन सबका स्लोप कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। अभी पीछे देखा था, क्योंकि बाई एक्सिस भी क्या है हमारा? एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो जब बाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी है तो ये सारी लाइन जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है वो बाई एक्सिस के साथ क्या है? पैरेलल है। देखो ना, ये सारी लाइन बाई एक्सिस के साथ क्या है? पैरेलल है। चाहे इस साइड ले लीजिए, तो इन सबका स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को एंगल पता है, एंगल पता है तो फॉर्मूला लगाइए, छोटा सा नन्ना सा फॉर्मूला है, m = tan थीटा, ठीक है, और स्लोप इजिली निकल आएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। तो हमने AB का स्लोप निकाल लिया। अब भाई जो CD है, CD किसके पैरेलल है? AB की तो पैरेलल है, तो जो स्लोप AB का है वही स्लोप CD का होगा। अभी बताया था, ठीक है। सो स्लोप ऑफ CD, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं MCD, ये भी कितना होगा हमारा? जीरो। टू साइड का निकाल लिया हमने। थर्ड देखिए, अब हमने CD का निकाल लिया। अब भाई BC का देखिए, स्लोप ऑफ BC, ये ABCD जब स्क्वायर है तो स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। हमें कौन सा चाहिए? हमें तो वो एंगल चाहिए ना जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाए। जब ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? अरे 90 डिग्री ही तो होगा। जब ये 90 डिग्री तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो निकाल दीजिए। और वैसे भी आपको दिख रहा है कि जो BC है वो वाई एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो ठीक है, तो हमारा स्लोप ऑफ BC कितना हो गया? एंगल कितना है इसका? 90 डिग्री। तो tan 90 यानी भाई इन्फिनिटी हो गया। अब आप ये देखिए जब BC का स्लोप इन्फिनिटी है तो AD BC के पैरेलल है तो इसका स्लोप भी कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। m ऑफ AD ये भी हमारा कितना हुआ? इन्फिनिटी हुआ। फोर साइड्स का निकल आया। स्क्वायर में हमें 6 साइड गिवन है डायगोनल को इंक्लूड करके। अब आप देखिए भाई AC का निकालना है हमें। किसका निकालना है? स्लोप AC का। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स एंगल। जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो इसके एंगल को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। यानी AC और BD हमारे स्क्वायर के डायगोनल है। जब ये डायगोनल्स हैं तो स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ठीक है। हमें तो वो वाला एंगल चाहिए जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहा है। बाकी किसका हमें मतलब ही नहीं है ना, बाई से तो मतलब ही नहीं है। हमें वो एंगल चाहिए स्लोप निकालने के लिए जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहा है। तो कितना एंगल बना रहा है? AD की बात कर रहे हैं हम तो, AC की, सॉरी। सो AC एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है आपका 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये बना रहा है आपका 45 डिग्री का एंगल। तो ये आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो AC का स्लोप कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। देखिए अब हम निकालेंगे BD का स्लोप। किसका स्लोप निकालेंगे? BD का स्लोप, ठीक है। BD का स्लोप देखिए भाई, BD का BD का स्लोप निकालना है हम। अब BD में देखिए, ये आपको कौन सा एंगल चाहिए? आपको वो एंगल चाहिए जो BD एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहा है। ध्यान रखिए, अगेन एंड अगेन आई एम नोटिंग, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग अबाउट दिस, ठीक है। इसको नोट करके रखिए जरा। BD का वो एंगल निकालना है जो ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहा है। तो देखिए भाई BD यहाँ पे है, ये एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। और ये कितना आया? 45 डिग्री, क्योंकि भाई ये भी तो डायगोनल है तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। हमें ये वाला नहीं चाहिए। हमें अगर यहाँ से जाओगे तो तुम क्लॉकवाइज जाओगे। कोई लाइन है, अगर यहाँ से एंगल मेजर कर रहे हो तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो ना। क्लॉकवाइज से मेजर थोड़ी ना करते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? जो हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो आप ऐसे जाएंगे। और एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखिए, ये 90 हो गया, ये 45, 90 और 45 कितना हो गया? 135 हो गया। तो BD के केस में हमारा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा 135 होगा, और tan 135 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि इन 6 साइड्स का जो स्लोप है वो हमने कितने इजीली तरीके से निकाल लिया है, ठीक है। आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको होमवर्क में, ये आप लोगों को करना है। और जिन जिन बच्चों से हो जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरा डालना, ताकि पता चले कि कितने बच्चों ने इसे सॉल्व किया है। ये एक आपका ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक आपका ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ABC इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। You have to find the slope and AD is the median, and AD is the median, and AD is the median, ठीक है।
ABC is the equilateral triangle and ADA is the median. So you have to find the slope of all sides including median in this triangle. So this is the homework. जितने बच्चों से आंसर आए अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तभी देखते हैं कितने बच्चों का आता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।